हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। एंड डेली की तरह देख लेते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज है। और आज है 26 जनवरी एंड 75th रिपब्लिक डे हमारा। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा न्यूज़ है वो पीएम गति शक्ति से संबंधित है। देखिए, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं देश में कार्य कर रही है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट, राइट। तो अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट एक मल्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, उनको कनेक्ट किया गया है। और जो अयोध्या है, बिकॉज़ अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग आने वाले हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट्स बन गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस एरिया को जो है कंजस्टेड फ्री बनाने के लिए, डीकंजस्ट करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट जो हमारे एनपीजी, दैट इज़ अ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, जो कि पीएम गति शक्ति के अंडर ही जो है हम देखेंगे ये कार्य करती है। पीएम गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, 16 लगभग 16 मिनिस्ट्री हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो एक प्रमुख एजेंसी है जिसके अंतर्गत ये बॉडी आती है और ये सभी कार्य को एग्जीक्यूट करती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सोशियो इकोनॉमी को डेवलपमेंट करते हुए 131 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। और अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट जो है ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला एक प्रोजेक्ट है। अब जैसे इसमें ना जो बाईपास बनेगा, देखिए बाईपास क्या होता है पहले समझिए। जैसे कोई मेन सिटी है या मेन एरिया है, तो उसमें इन नहीं करते हुए हम आगे बढ़ गए, राइट। मतलब हम जो है, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, रोड है, वही कुछ भी है, ट्रेन वगैरह है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें उस शहर के पास से निकल गई, अंदर नहीं इन कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि शहर के अंदर गैदरिंग नहीं हो रही है, राइट। और ये जो हमारा आना जाना है वो भी आराम से हो जा रहा है। जो गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य हो रहा है वो भी इजीली हो जा रहा है। दैट इज़ अ बाईपास। तो बाईपास जो बन रहा है वो 67.57 किलोमीटर का बन रहा है, जिसमें हम देखेंगे कि 4/6 लेन का जो नॉर्थ अयोध्या बाईपास है, जिसकी लेंथ होगी 35.40 किलोमीटर। तो ये 4/6 लेन का रोड नॉर्थ बाईपास जो होगा वो 35.4 किलोमीटर होगा। देखिए, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी बेस्ड परीक्षा देने वाले हैं। जो नेशनल बेस्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए तो बस बाईपास प्रोजेक्ट काफ़ी है इतना, ठीक है। मल्टी डिस्ट्रिक्ट है ये भी पता होना चाहिए, नोडल एजेंसी कौन सी है, या एनपीजी क्या होता है, ये सब मल्टी जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है वो इम्पॉर्टेंट है। बट दोज हु आर फ्रॉम द यूपी एंड वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस हो चाहे यूपी की कोई भी और एग्ज़ाम हो, राइट, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम हो, राइट, स्टेट स्टेट लेवल की, तो उसमें बड़े क्वेश्चन बनेंगे। या फिर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, यूपी बेस्ड परीक्षा है आपका कुछ, या आपने यूपी बोर्ड भरा है, चयन किया है, तो वहाँ पे ऐसे डिटेल से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। फिर 4/6 लेन का जो साउदर्न अयोध्या का बाईपास बन रहा है वो 32.172 किलोमीटर का बन रहा है। ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे टर्म को समझिए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। वैसा प्रोजेक्ट है ना, वैसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल न्यूली इनिशिएट किया गया हो, बिल्कुल न्यू बना हो, वैसे प्रोजेक्ट को आप ग्रीन प्रोजेक्ट कहते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसको फिर से एक्सेलरेट करना या पैसा देना, वो ग्रीन फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं, जैसे लखनऊ, बस्ती, गोंडा, ठीक है। तो ये सब में जो है कनेक्टिविटी, इकोनॉमी, सोशल, लॉजिस्टिक, ये सब कनेक्टिविटी, टूरिज्म, पिलग्रिम साइट्स है यहाँ पे काफ़ी सारे। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली इनसे होने वाला है बहुत सारा फ़ायदा। इसके अलावा ये थोड़ा-सा जो मैपिंग है, वहाँ पे जो मैपिंग की गई थी, तो वो आपके साथ मैं शेयर की हूँ। तो नॉट नेसेसरी, लेकिन आप देख सकते हो कि ये अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, ये जो है हेडक्वार्टर, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आपको बस्ती। तो ये किस तरीके से पूरा ये रीजन है, और इधर ये ऐसे रोड का बाईपास जो है क्रिएट किया गया। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए एक और चीज़ है, वो है नेशनल हाईवे, कि कौन-कौन से नेशनल हाईवे यहाँ पे टच कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो अयोध्या है उसका लोकेशन कहाँ पे है। अयोध्या का जो लोकेशन है वो 2 इकोनॉमी हब सिटी, जो कि लखनऊ और गोरखपुर के बीच का है। तो ये दोनों इकोनॉमिकली हब सिटीज़ हैं यूपी के लिए, जहाँ पे मेजर कमोडिटीज़ लेदर है ना, इंजीनियरिंग गुड्स या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स, आयरन, स्टील, ये सब चीज़ का आना जाना होते रहता है, कंस्ट्रक्शन के ख्याल से भी। तो काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग रहता है। अब ये बाईपास के कारण क्या होगा कि जो टाइमिंग है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब इसमें हमें देखना है कि आने वाले समय में
जो गाड़ियों का आवाजाही है, व्हीकल्स का जो मूवमेंट्स है, चाहे वो मालगाड़ी हो या पैसेंजर गाड़ी हो, राइट, यानी कि जो पैसेंजर या फिर फ्रेट व्हीकल्स हो, दोनों का ही आवागमन बढ़ेगा। ऐसा अनुमान है कि 2023 में 89,023 व्हीकल्स का मूवमेंट्स हुआ और 2033 तक ये बढ़ करके 2,16,928 के आसपास हो जाएगा। तो आप समझिए, इतना ज़्यादा आवागमन वाला ये क्षेत्र होगा, तो उस सेक्टर उस सेंस में यहाँ पे जो है ये 8 इन्फ्लुएंस एरिया हैं अयोध्या के आसपास, जिनको अगर ठीक कर दिया जाए तो ट्रैवल का टाइम भी घटेगा, लोगों को फ़ायदा होगा, शहर में भी गैदरिंग कम होगी। और इसमें कौन-कौन से हाईवे इंक्लूड है? NH-27 वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो NH-27 किसको-किसको जोड़ रहा है? लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, ठीक है? फिर NH-330A ये रायबरेली, अयोध्या को जोड़ रहा है। NH-330 जो है सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा। और NH-135A जो है वो आपका अकबरपुर और अयोध्या। समझ गए? तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम देखेंगे, ये मतलब सिनर्जी ला देगा, मतलब सिनर्जी मैंने एक तरह का ऊर्जा संचार कर देगा। क्या? किसके अंदर? तो हम देखेंगे जो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है प्रयागराज सिटी बनने का, जो कि प्रयागराज रायबरेली प्रोजेक्ट है। राइट, रायबरेली तो बड़ा फेमस जगह है, सभी को पता है, मतलब डेवलपमेंट के लिए नहीं, कुछ और काम के लिए। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ जो बनने वाला बाईपास वो 64.763 किलोमीटर का। और उसके बाद देखिए दूसरा जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पे बनने वाला है। तो ये भी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, राइट। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि जो गोरखपुर आप समझ रहे हैं यूपी, और सिलीगुड़ी कहाँ? वेस्ट बंगाल। तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। फिर गोरखपुर से जो है बरेली, ये कॉरिडोर डेवलप्ड हो रहा है, राइट। तो जो गोरखपुर और रामपुर के बीच में जो है स्ट्रेच होगा। तो कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेटा है जिसको आपको पिक आउट करना है, राइट। अब क्या इससे क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, इतने सारे जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? तो इंक्लूड हो रहा है, देखिए काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन इंक्लूड है, जैसे आप जो हमारा अयोध्या का ही रेलवे स्टेशन देख लीजिए, चाहे एयरपोर्ट देख लीजिए। तो और जो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं वो ऐसे नहीं बन रहे, काफ़ी क्लासी मतलब स्टेशंस बन रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो कि क्या-क्या वहाँ पे दिया गया है, चाइल्ड केयर से लेकर के वेटिंग हॉल, ठीक है, एक्सेलेरेटर, फूड प्लाज़ा वगैरह। तो इन लिफ्ट से लेकर के इवन पूजा की जो नीड्स है उन सबको भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बिल्डिंग है ना, वो जितने भी स्टेशंस बन रहे हैं या जो भी इंफ्रा बन रहा है वो IGBC सर्टिफाइड ग्रीन स्टेशंस है। अच्छा, अभी ना यहाँ पे एक न्यूज़ है, अभी हाल फिलहाल में एक और स्टेशन को जो है यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रीन सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो IGBC है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, इसी में मुझे चर्चा करना है, तो मैं अभी नहीं, रुक जाइए, थोड़े इसको पहले डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग IGBC क्या है इसको भी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और यहाँ पे देखिए जो PM गति शक्ति है, उसके अंदर जो अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, मेजर क्या-क्या कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एफिशिएंसी क्या है इसकी, एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो इसको देखना है। ये एक डेटा है, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो मेंस वगैरह में इसको यूज़ कर पाएँगे या इंटरव्यू के पर्पज़ से। ऐसे नहीं कुछ इम्पोर्टेंट है, अगर आप नॉर्मल जो ग्रुप डी और ग्रुप सी टाइप के एग्ज़ाम दे, देखिए मेरा जो करंट अफेयर कंटेंट होता है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच का होता है, मतलब आप किसी बड़े एग्ज़ाम की भी तैयारी करें तो भी आपके लिए रिलेवेंट है, और अगर आप छोटे से छोटे परीक्षा की भी तैयारी करें तो भी आप इसको आराम से पढ़ के, मतलब मल्टीपर्पज़ एक तरह से ये है। तो आप देखिए ये जो बाईपासिंग है मेजर, इसमें कमोडिटीज़ पास क्या होगी, जो मैंने आपको बताया था, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। और पेरिसेबल जो ग्रोसरी, पेरिसेबल आइटम वो होता है जिसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, जैसे 24 घंटे में खराब हो जाएगी, जैसे फिश हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, ऑयल्स वगैरह, वुड वगैरह, आयरन वगैरह हो गए, अदर चीज़ों में आ गए ये सब, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में लेदर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह। इफ़िशियंसी क्या होगी अगर कॉरिडोर बन जाता है ये सब, तो क्या होगा ना कि मतलब रास्ता छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा ये। बोला जा रहा है 66.67 ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा, जो कि लगभग अपने आप में जो है माने 1 घंटा 20 मिनट से लेकर के, मतलब समझिए कि 20-25 मिनट तक आस-पास का होगा। फिर बोला जा रहा है 250% इंक्रीज़ कर जाएगा एवरेज स्पीड। तो गाड़ी का स्पीड जो है, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में गाड़ी चल पाएगी। फिर यहाँ पे वही है कि जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो ये एक है। एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा?
तो रिडक्शन होगा हमारा जो हम लोग यूज़ करते हैं तेल का, जैसे रास्ता ज़्यादा होगा तो तेल भी ज़्यादा यूज़ होगा ना गाड़ी में, और अगर रास्ता भीड़ भड़क्का वाला होगा तो और भी ज़्यादा तेल यूज़ होगा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। फिर वही सब चीज़ें, रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे यूज़ हो मतलब कर सकते हैं, कर पाएंगे, पॉसिबल हो पाएगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और हम देखते हैं पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट है क्या, क्योंकि देखिए पीएम गति शक्ति ना मास्टर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ही अयोध्या बाईपास है। तो पीएम गति शक्ति जो है ना वो 2021 में लॉन्च की गई थी। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वेरियस इकोनॉमी जोन को जोड़ता है, माने पूरे देश में जितने भी इकोनॉमी जोन है उनको जोड़ने के लिए है। और ये जो है एक मास्टर प्लान है जिसके अंतर्गत बहुत सारे काम करने हैं, और बहुत सारे काम फ्यूचर में भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मतलब हर चीज, ग्रीन फील्ड से लेकर के ब्राउन फील्ड तक का काम है, कह सकते हैं एक भाषा में। और ये जो है जीआईएस इन मतलब इन बिल्ड होगा, राइट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए एक और हम यहाँ बात को समझेंगे कि जो स्कीम है इसका ना 4 साल का टाइम पीरियड, 4 साल को फोकस में रखते हुए ये स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट कराया गया था, जिसमें सबसे पहले 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च की गई थी 110 करोड़ रुपए की, बहुत उस समय न्यूज़ में था, बहुत क्वेश्चन भी बने थे इसे। उसके बाद हम देखेंगे कि कार्गो बिल्डिंग है ना इसी के अंतर्गत आ रहा है, वो जो हमारा सेटअप हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर के डिफेंस कॉरिडोर, 4G कनेक्टिविटी सभी गांव में, जितने भी गांव हैं कोई भी गांव कनेक्टिविटी से नहीं छूटना चाहिए। 17,000 किलोमीटर का जो है गैस पाइपलाइन बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 2024-25 में जो है काफ़ी सारे नेशनल हाईवे है ना, लगभग जो है मतलब सारे नेशनल हाईवे नेटवर्क को लगभग जो है बढ़ाना है, उनकी अगर लेंथ है तो लेंथ बढ़ाना है, चौड़ीकरण करना है। तो इस तरह से लगभग 2 लाख किलोमीटर का जो है क्रिएशन होगा, और कम से कम 200 न्यू एयरपोर्ट बनने वाले हैं। तो ये अभी चल भी रहा है, अभी इतने सारे एयरपोर्ट आप देख रहे हो हर दिन न्यूज़ में आ रहे हैं, तो ये वही 200 न्यू एयरपोर्ट के पार्ट में आ रहे हैं, हेलीपोर्ट बनने वाले हैं, ठीक है, एरोड्रम्स वगैरह, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और इसमें जो है टुगेदर 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री काम कर रही है। तो जैसे कि एविएशन है, तो एविएशन के अंदर एयरपोर्ट कहाँ पे किसके अंदर आ रहा है, तो एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है। रेलवे के अंदर रेलवे का पाइपलाइन आ रहा है, नेशनल हाईवे वगैरह आप समझ रहे हो नाही वगैरह के अंदर आ रहा है। तो इस तरह से अलग अलग 16 मंत्रालय और डिपार्टमेंट मिला करके ये पीएम गति शक्ति चल रहा है। नाउ हम मैंने मैंने आपको बताया था आईजीबीसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आईजीबीसी क्या है, दैट इज अ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कोड, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पार्ट है CII, दैट इज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये बॉडी सेटअप हुई थी 2001 में। कायदे से ये बॉडी का काम क्या है कि कौन सी जो बिल्डिंग है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को जो है मतलब रेटिंग देना, ठीक है, और सर्टिफिकेट देना। ग्रीन बिल्डिंग के तहत प्रोग्रामिंग भी होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है कि किस तरीके से ग्रीन बिल्डिंग डेवलप करना है। देखिए ग्रीन बिल्डिंग में ना पानी से लेकर के सनलाइट से लेकर के मतलब ऐसा बिल्डिंग जिसमें अगर गर्मी का भी दिन हो तो AC जरूरत ना पड़े, समझ गए। या ऐसा है कि सर्दी का दिन है लेकिन इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कहीं ना कहीं से सनलाइट वहाँ पे इन कर रही है, समझ गए। और वाटर मैनेजमेंट भी बहुत तगड़ा हो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग होती हैं, उनको ये रेटिंग दी जाती है। बेसिकली 6 कैटेगरी है इन्वायरमेंट रेटिंग के लिए यहाँ पे। सस्टेनेबल सस्टेनेबल स्टेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर, हाइजीन है ना, फिर सैनिटेशन, उसके बाद एनर्जी इफिशियंसी, वाटर इफिशियंसी, स्मार्ट एंड ग्रीन इनिशिएटिव एंड इनोवेशन डेवलपमेंट। मतलब ये पैरामीटर है। हेडक्वार्टर इस बॉडी का हैदराबाद में है, लेकिन ये बिल्डिंग, ये जो IGBC है, राइट, ये जो सर्टिफिकेट देती है बेसिकली सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। अगर हम जनरली सुनते हैं ना टर्म कि ये जो बॉडी है या ये जो बिल्डिंग है वो IGBC सर्टिफाइड है, अगर हम सुनते हैं कि सर्टिफाइड है इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसों को यूज़ किया गया है उस बिल्डिंग को बनाने में। लेकिन सर्टिफाइड में अगर ये बोल दिया जाए कि नहीं ये सिल्वर सर्टिफाइड है, तो ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुआ है उस बिल्डिंग के अंदर। मैंने उसकी जो वाटर से लेकर के सनलाइट तक की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो आपकी 50 से 59% है। अगर गोल्ड है तो समझिए 60 से 74 है। ये नेशनल लेवल पे एक्सेलेंस बिल्डिंग हो गई। और अगर प्लेटिनम रेटिंग दिया गया है तो ये ग्लोबल लीडरशिप टाइप की बिल्डिंग हो गई कि मतलब इतना ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे संरक्षित हो रहा है।
अब थोड़ी-सी बात करते हैं आईआरईडीए के बारे में। देखिए आईआरईडीए एक ना एजेंसी है, एक तरह का एंटरप्राइज़ेज़ है जो कि गवर्नमेंट के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है और इसका नाम भी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इनके द्वारा जो है एक इनका जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो कि इन्फॉर्मेशन देता है किस तरीके से आपको जो है मतलब रिन्यूएबल एनर्जी प्रैक्टिस करना है, अवेयरनेस का काम करता है। तो उनके तहत एक जनरल यानी कि पत्रिका जारी की गई है जिसमें ट्रांसपेरेंसी से लेकर के अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस पे बात की गई है आईआरडीए के द्वारा, जिसमें बेसिकली ये जो अभी पहल है वो बच्चों पे फोकस है कि जो बच्चे हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है इन्वायरमेंट को बूस्ट करने में, राइट। या इनका उनका विज़न क्या है, जैसे बच्चे हैं वो क्या समझते हैं कि ज़्यादा पेज फाड़ना, लाइक जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिजिटली पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको पेज की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये तरह से ये भी एक एग्जाम्पल है इको फ्रेंडली पढ़ाई का, है ना। हम लोग डिजिटली पढ़ रहे हैं। अगर आप जैसे कोई है बच्चा जो नोट्स कम बनाता है वो डिजिटल नोट्स बनाता है, तो वो भी क्या इको फ्रेंडली पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरीके से जो बच्चे के अंदर अवेयरनेस आता है पोएम के माध्यम से, गाने के माध्यम से, है ना? ये इन सब चीज़ों पे जो है ये फ़ोकस किया गया है। ना हम बात करेंगे, हमारे इस बार के जो गेस्ट थे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट दैट इज़ इमानुएल मैक्रोन ये थे। और ये कल चूँकि मैंने आपसे हाइलाइट्स में डिस्कस किया था, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारा जयपुर के अंदर राजस्थान में, वहाँ पे जो है उन्होंने विजिट किया है। इवन आपको पता है हमने कई बार डिस्कस किया है कि भारत जो है अपना यूपीआई टेक्नोलॉजी जो है वो फ्रांस को दे रहा है, राइट। तो उसमें जो है पेमेंट करके दिखाया गया कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बहुत तरह की चीज़ें थी, हमारा जो रिच हेरिटेज है, हमारी जो एस्ट्रोनॉमी को लेकर के, राइट, मतलब किस तरीके से उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी को लेकर के हमारे अंदर क्या विज़डम था, मॉडर्न साइंस का क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये सब चीज़ों को दिखाया गया। नाउ हम बात करेंगे 589 ट्राइबल स्टूडेंट्स जो कि जिनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिला था, वो स्पेशल गेस्ट थे, इनवाइटीज़ थे। तो 589 को मिला है, इनवाइटीज़ जो है वो 100, वो ज़्यादा नहीं थे, वो 100 ही के ही आसपास थे। अब यहाँ पे मतलब 100 के आसपास उनको बुलाया गया था, बट फिर बाद में ये डिसाइड हुआ, चूँकि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था तो उसमें 100 ही था, फिर बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं, सारे के सारे को बुलाना है। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे जो, क्योंकि इस बार हमारा ये डायमंड जुबली 26 जनवरी सेलिब्रेशन था। तो जो हमारे 663 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से टीचर एंड जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो क्योंकि बिना टीचर के तो स्टूडेंट्स नहीं आएँगे ना, तो वो इस तरह से संख्या बढ़ती गई। तो यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किए, और ये जिसमें 258 गर्ल्स और 331 बॉयज़ थे, 74 टीचर थे, और जो कि पूरे हमारे यूनियन स्टेट सब मिला कर के 31 जितने भी हमारे हैं राज्य और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी से मिल कर के ये आए थे। और यहाँ पे हम देखेंगे प्री मैट्रिक वाले बच्चे, यानी मैट्रिक से पहले जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड ट्राइबल अफेयर है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, उनके द्वारा जो पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो वो प्राप्त करने वाले लाभार्थी ये स्टूडेंट थे, जिनको घूमने के लिए बाद में फिर अलग अलग जो जगह हैं दिल्ली के अंदर, कुतुब मीनार से लेकर के हुमायूं का मकबरा से लेकर के लोटस टेम्पल, रेड फोर्ट, इन सभी जगहों पर जो है घुमाया गया। कर्तव्य पथ पर ये अपना जो प्रोग्राम था उसको तो सेलिब्रेट किए ही, साथ ही साथ जो है जो हमारे ट्रैवल मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो सेशन हुआ। तो इस तरह की चीज़ें हुई। अब हम थोड़ा पैसे के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा मिलता है प्री मैट्रिक वाला जो स्कीम है उसके तहत। तो देखिए ये एक बात समझिए, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 100% फंडेड है, इनिशिएटेड बाय बिट सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसमें तो है जो वैसे बच्चे जिनकी जो माता-पिता की इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, उनको 2,500 से लेकर के 5,000 जो है 5,250 रुपए तक का जो है वो स्कॉलरशिप मिलता है, जिसमें 750 से लेकर के 1,000 रुपए तक का उनको बुक पे अलाउंस मिलता है, मतलब का किताब के लिए पैसा मिलता है, किताब का जो अलाउंस होता है वो मिलता है, भत्ता एक तरह से कह सकते हैं। और जो दिव्यांगजन है उनको 9,600 पर एनम ये प्राप्त होता है, ग्रांट होता है ये। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर है वो 357 करोड़, है ना, और से भी अधिक जो मतलब धनराशि है वो यूज़ की है 12 लाख स्टूडेंट्स पे 5 सालों के अंदर, 2018-19 से लेकर के 22-23 तक। और यहाँ पे मतलब देखिए रुपीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले कितने बच्चे थे, इसमें फ्रॉड भी हुआ था, मैं आपको क्या बताऊँ। पार्लियामेंट का डिस्कशन है इस पे कि बच्चे का नाम कुछ और, फ़ोन नंबर कुछ और, इस तरह से पर पैसा हुआ, इसमें घोटाला भी हुआ था मतलब यूपीए के टाइम में, राइट। फिर उसको वही सब चीज़ है यहाँ पे। तो
इतना अभी हमें उन सब चीज़ों पे नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बाद-बाकी चीज़ें तो मसाला न्यूज़ चलती रहती है। यहाँ पे हम देखेंगे, ये मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, चलिए हम लोग थोड़ा-सा हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ रिपब्लिक डे में कि जो वुमेन आर्टिशियंस हैं उनके द्वारा जो भारतीय म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसको परफॉर्म किया गया। म्यूज़िक में जैसे शंख था, ठीक है, नगाड़ा था, राइट? तो ये सब चीज़ों को प्ले किया गया, दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जो कि कर्तव्य पथ पे हुआ। और यहाँ पे जो इंडिया के सुपरस्टार हैं विराट कोहली, सुपरस्टार क्रिकेट के प्लेयर जो है हमारे कैप्टन, आईसीसी ओडीआई प्लेयर 2024 का जो अवार्ड है वो ये जीते हैं, 4 टाइम ये अवार्ड जीते हैं। पहली बार 2012 में, फिर 17 में, 18 में, 23 में और ये मिला करके। तो मतलब ये 23 का था, मतलब ईयर 24 है बट अवार्ड लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अवार्ड का नाम लास्ट ईयर के नाम से है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि 23 24 तो 5 बार हो गया, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे देखिए 75th रिपब्लिक डे जो हमारा सेलिब्रेट हुआ है, इसी के उपलक्ष्य में हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने लॉन्च किया ई बस सर्विस, जो कि जम्मू स्मार्ट सिटी से लेकर के आपके जो है चलेंगी, तो अलग अलग प्लेसेस में, बेसिकली दिल्ली है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है, राइट? उनके द्वारा जो 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप, देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये पहले आप समझ लीजिए इसको, फिर ये आगे न्यूज़ समझ में आएगा। देखिए ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा 5 प्लेयर वाला ये गेम होता है। जैसे हॉकी में टोटल टीम के अंदर 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन इस वाले गेम में 5 ही प्लेयर होंगे और जो मैदान जितना लंबा होता है फील्ड, ये फील्ड भी छोटा होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो गेम है कंडक्ट हुआ ओमान में और भारत ने जो है इसमें जीत हासिल की है, सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच चुका है। तो ये था आज का पूरा न्यूज़। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे न्यूज़।